मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके अंग, और उन अंगों में हम सबसे पहले शुरू करेंगे महासभा। पिछली क्लास में हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा था कि इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व शांति को स्थापित करने के लिए एक ऐसे मंच की आवश्यकता को महसूस किया गया जो समानता के आधार पर सभी को इसकी सदस्यता प्रदान करे और विश्व शांति के साथ साथ विश्व में विकास संबंधी कार्यों को भी करे। द्वितीय विश्व युद्ध ने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि ऐसा मंच होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र संघ बनाया गया था वो असफल हो गया। हमने देखा था कि 24 अक्टूबर 1945 को इसको पूर्ण रूप से बना लिया गया और इसके चार्टर पर हस्ताक्षर हो गए। 50 राष्ट्रों ने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद में आज हम देखते हैं कि इसकी सदस्य संख्या बढ़ती ही चली गई। इसके जो प्रमुख अंग हैं, या हम कहें कि चार्टर में इसके जो संगठन के भाग में अंगों की व्यवस्था है वो 6 है। पहला है महासभा, जिसे साधारण सभा भी कहा जाता है, द जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके पास वीटो पावर है और जिसमें 5 बड़ी महाशक्तियाँ विश्व की स्थायी सदस्य हैं। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है न्यास परिषद, जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है, जो लगभग अब समाप्त हो चुकी है, इसका कोई महत्व नहीं बचा। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होने वाले विवादों को सुलझाने का काम करता है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठा है सचिवालय, जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखता है। आज हम लोग इसके सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े अंग के बारे में पढ़ेंगे, महासभा, या जिसे हमने साधारण सभा कहा है। ये यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। ये इसलिए भी मुख्य अंग है क्योंकि इसमें सभी राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जो भी सदस्य यूएनओ का बनता है वो महासभा का सदस्य होता है। इसमें सभी देशों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी किसी को भी यदि कोई छोटा राष्ट्र है तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रतिनिधित्व कम हो गया, या बड़ा राष्ट्र है, चाहे भूमि के हिसाब से है, चाहे जनसंख्या के हिसाब से है, चाहे शक्ति के हिसाब से है, किसी भी लिहाज से किसी भी देश के मध्य भेदभाव नहीं किया जाता। सभी देशों को समान रूप से एक मत देने का अधिकार है। जैसे अभी हमने बात की, विशाल भूभाग हो, विशाल जनसंख्या हो या महाशक्ति हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वोटिंग होगी तो सभी का एक ही वोट गिना जाएगा। लेकिन इसमें एक व्यवस्था है कि हालांकि मत देने का एक ही अधिकार है, लेकिन 5 अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं, लेकिन वो 5 अलग अलग वोट नहीं गिने जाएंगे। इसके अधिवेशन की बात करें तो महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है सामान्य तौर पर, जो सितंबर से दिसंबर तक चलता है, यानी लंबा चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी और इसके अलावा भी इसके विशेष अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। ये कब बुलाए जा सकते हैं? महासभा के सभापति को ये अधिकार है कि वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर या अपने आधे से अधिक सदस्यों की मांग पर एक या अधिक विशेष सम्मेलन बुला सकते हैं। यानी कोई ऐसा मुद्दा, विश्व शांति का या युद्ध का कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है जिस पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में यदि सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है या महासभा स्वयं अपने विवेक से अगर कार्य करती है और उसके आधे सदस्य विशेष अधिवेशन की मांग करते हैं, तो इस प्रकार का अधिवेशन बुलाया जाता है।
1978, 1982 और 1988 में इस प्रकार के विशेष अधिवेशन बुलाए गए थे जो निशस्त्रीकरण से संबंधित थे, विश्व शांति से संबंधित थे। सुरक्षा परिषद ने अगर अपील की है सम्मेलन बुलाने की, तो 24 घंटे के अंदर विशेष अधिवेशन बुलाया जाना अनिवार्य है। यानी सुरक्षा परिषद की मांग को या अपील को इग्नोर नहीं किया जा सकता महासभा के द्वारा, और इस आधार पर सुरक्षा परिषद निश्चित रूप से अगर किसी मुद्दे को बहुत सेंसिटिव या महत्वपूर्ण मानती है तो वो महासभा से अपील कर सकती है ताकि त्वरित निर्णय किया जा सके। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर 24 घंटे के अंदर महासभा का अधिवेशन बुलाया गया था। इसकी कार्यसूची कैसे तैयार होती है? महासभा का जो सभापति है वो जुलाई में इसका एजेंडा तैयार करवाता है, यानी हर जुलाई में इसका एजेंडा तैयार होता है और उसी के अनुसार महासभा को कार्य करना होता है। महासभा अपने कार्य प्रक्रिया के नियम खुद बनाती है और उनमें संशोधन भी खुद ही कर सकती है, यानी वो स्वयं अपना कार्य करती है और उसी के आधार पर उसकी कार्यसूची तैयार होती है। अब देखते हैं मतदान की व्यवस्था कैसे होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, सभी इसके सदस्य हैं, सभी को समान रूप से एक वोट का अधिकार है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जब निर्णय करने की स्थिति होती है तो उपस्थित और मतदान करने वाले देशों के बहुमत से निर्णय किया जाता है। लेकिन जो साधारण प्रश्न होते हैं, सामान्य प्रश्न होते हैं, उन पर निर्णय बहुमत से ले लिया जाता है। अगर हम इसके महत्वपूर्ण विषयों की बातें करें जिसमें हमने देखा कि उपस्थित और मतदान करने वाले देशों के बहुमत से निर्णय होता है, तो वो विषय है शांति और सुरक्षा परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, राष्ट्रों को सदस्यता देना। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि चीन को सदस्यता देने का प्रश्न बहुत लंबे समय तक चला था, क्योंकि साम्यवादी चीन को अमेरिका मान्यता नहीं देना चाहता था और इसलिए बार बार वीटो का प्रयोग किया जा रहा था। निलंबित करना यानी किसी सदस्य को हटाना या निष्कासित करना यानी कुछ समय विशेष के लिए उसे हटा देना। निलंबित करना यानी कुछ समय विशेष के लिए हटाना, और निष्कासित करना यानी सदस्यता से हटा देना और किसी खास वित्तीय प्रश्न का होना। ऐसे में विशिष्ट बहुमत से निर्णय किए जाते हैं। अब आते हैं इसके पदाधिकारियों के बारे में जानकारी लेने। इसके जो पदाधिकारी हैं उसमें जैसा हमने अभी देखा कि वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होता है, तो वो अपने सभापति का निर्वाचन उसमें किया जाता है। सामान्य तौर पर यह परंपरा है कि सभापति किसी छोटे देश से लिया जाता है और अधिवेशन शुरू होने से पूर्व ही उसके नाम पर सहमति बना ली जाती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों में और उसके बाद शीत युद्ध के दौरान इस पद के लिए बहुत कड़ा मुकाबला रहा, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान ये ज़रूरी था कि दोनों जो महाशक्तियाँ थी जिनके मध्य शीत युद्ध चल रहा था वो कोशिश ये करते थे कि उनके पक्ष के उसमें महासचिव बने, तो इसलिए काफ़ी कड़ा मुकाबला इसमें चलता रहा। दूसरा पद होता है उपसभापति का पद। महासभा अपने पहले अधिवेशन में ही सभापति के अतिरिक्त 7 उप सभापतियों और 7 स्थायी समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। ये सभी मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं जो सभापति को परामर्श देने का कार्य करती है। निर्वाचन के समय ये भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रत्येक देश को इन समितियों में किसी न किसी प्रकार प्रतिनिधित्व या स्थान मिले, जिससे हर राष्ट्र अपना योगदान दे सके और इसके साथ साथ छोटे और बड़ी सभी राष्ट्र समानता को महसूस कर सके। महासभा की जो समितियां हैं वो बनाई जाती है ताकि सुचारू रूप से काम हो सके। क्योंकि इसकी सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए 7 समितियों का गठन किया जाता है। जो समितियां हैं वो जो प्रश्न उसके सामने आते हैं उन पर विचार करती हैं, उनकी अनुशंसाओं पर महासभा में निर्णय लिया जाता है। यानी समितियां अपनी अनुशंसा देती हैं, निर्णय नहीं देती हैं। उनकी जो अनुशंसाएं हैं उनको
महासभा में पेश किया जाता है और महासभा ही उन पर निर्णय लेती है। कुछ प्रश्नों पर महासभा सीधे ही विचार कर लेती है और निर्णय करती है, और अगर महासभा आवश्यक समझती है तो निर्णय लेने के लिए मतदान भी करवाया जाता है। तो इस तरह से महासभा न केवल सभापति और उपसभापति पदाधिकारियों के माध्यम से कार्य करती है, बल्कि उसकी समितियां भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करती हैं। महासभा के कार्य क्या हैं, इसकी शक्तियां क्या हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये महत्वपूर्ण अंग है, सभी देश इसके सदस्य हैं। सामान्य तौर पर महासभा के जो कार्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्वाचन और नियुक्ति जैसे कार्य, शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य और संवैधानिक कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य महासभा के माध्यम से किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका पहला कार्य, जो है निर्वाचन और नियुक्ति की व्यवस्था करना। ये नियुक्तियां महासभा यूएनओ के अंदर मौजूद विभिन्न अन्य अंगों के लिए करती है। इसमें आते हैं सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, न्यास परिषद के सदस्यों की नियुक्ति और निर्वाचन करना, सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करना, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नए देशों को सदस्यता प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करना। महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग मतदान किया जाता है इनके निर्वाचन के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन केवल महासभा नहीं करती, बल्कि सुरक्षा परिषद भी करती है, और दोनों अलग अलग मतदान के आधार पर उन्हें निर्वाचित करते हैं। तो महत्वपूर्ण कार्य है निर्वाचन और नियुक्ति करना। दूसरा है शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य। इस संबंध में महासभा को बहुत विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। वो किसी भी प्रश्न पर बहस कर सकती है, अनुशंसाएं दे सकती है, विचार कर सकती है, ध्यान आकर्षित कर सकती है, सूचित कर सकती है और किसी समस्या के संबंध में अध्ययन शुरू करवा सकती है। इन विस्तृत शक्तियों पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि वो उन मामलों पर विचार नहीं कर सकती जो पहले से सुरक्षा परिषद के विचाराधीन हो। यानी सुरक्षा परिषद अगर किसी मुद्दे पर, किसी समस्या पर, प्रश्न पर विचार कर रही है तो उस पर महासभा विचार नहीं कर सकती। महासभा उन सभी प्रश्नों की तरफ सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकती है जिनके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा को खतरे की संभावना हो। इतना ही नहीं, महासभा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने सुझाव दे सकती है, जिससे सभी सदस्य देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहें। इसमें आते हैं राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास करने और संहिताकरण की वृद्धि के लिए वो सुझाव दे सकती है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो अपनी अनुशंसाएं दे सकती है। बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता दिलवाने के लिए और स्वतंत्र अध्ययन के लिए कार्य शुरू कर सकती है। हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महासभा के पास कोई वैधानिक बाध्यकारी शक्ति नहीं है और वो किसी भी संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। महासभा की अनुशंसाओं के पीछे केवल विश्व जनमत का समर्थन और नैतिक बल होता है। अगला कार्य आता है निरीक्षण संबंधी कार्य। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कार्यों का निरीक्षण, नियमन और नियंत्रण करती है। सभी अंगों के वार्षिक कार्य प्रतिवेदनों और विशिष्ट प्रतिवेदनों पर विचार करती है। सभी अंग महासभा को अपने कार्यों की विस्तृत जानकारी भेजते हैं। अगला कार्य आता है वित्तीय कार्य। इस क्षेत्र में महासभा संयुक्त राष्ट्र के बजट को स्वीकार करती है,
सदस्य राष्ट्रों से निर्धारित अंशदान प्राप्त करने का कार्य करती है। महासभा अपने सभी विशिष्ट अभिकरणों के लिए वित्तीय व्यवस्था करती है। और अगला कार्य है संवैधानिक कार्य। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें संशोधन कर सकती है। ये अधिकार महासभा के पास है। ये संशोधन वो अपने 2/3 बहुमत से कर सकती है, परंतु ये अंतिम नहीं है। इन संशोधनों को तभी मान्यता प्राप्त होती है जब संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य, जिसमें स्थायी सदस्य भी आते हैं, इन संशोधनों को संवैधानिक प्रक्रिया से मान्यता प्रदान कर दें। महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर मूल चार्टर के पुनरावलोकन के लिए भी सामान्य सम्मेलन बुला सकती है। तो इस तरह से ये प्रमुख कार्य जो महासभा के माध्यम से किए जाते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम महासभा की सदस्यता कैसे प्राप्त होती है और इसने शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो पारित किया वो क्या है और उसका क्या महत्व है, हम इसको अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।